नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो नेहरू पार्क से आज आपको देश और दुनिया की हर खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। यानी कोई भी ऐसी खबर नहीं होगी जो आपसे मिस हो जाए, फिर चाहे वो आपके शहर की खबर हो, राज्य की हो, देश की हो, विदेश की हो। तो बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इटली से हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं। G7 समिट के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और दौरे को उन्होंने बहुत ही कामयाब बताया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। G20 में AI के इस्तेमाल पर G7 समिट में तारीफ मिली है। G7 समिट में इटली की PM मेलोनी के साथ PM मोदी की नमस्ते डिप्लोमेसी भी काफी सुर्खियों में रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मोदी ने कहा, शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर ही निकलता है। जापानी पीएम किशिदा से बुलेट ट्रेन पर बात हुई, बहुत ही कामयाब और सफल ये उनका दौरा रहा है। वहीं ब्रिटिश पीएम सुनक से सेमीकंडक्टर पर चर्चा हुई। G20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी G7 समिट में तारीफ मिली है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इटली से हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। इटली में हो रहे G7 समिट में मोदी मैजिक कैसे सिर चढ़कर बोला, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से लेकर कई ताकतवर मुल्कों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने G7 के मंच से वो वर्ल्ड एजेंडा पेश किया जिसमें दुनिया को भारत की धमक साफ सुनाई दी। क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस मिशन, रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल हमास जंग तक पीएम मोदी ने बड़ा नजरिया दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने वाले कुछ देशों में शामिल है। इसके लिए हमने AI मिशन भी लॉन्च किया है। इसका मूल मंत्र AI फॉर ऑल है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की इस पल की जमकर तारीफ की। G7 के मंच से पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी पर एकाधिकार रखने के बड़े देशों की रणनीति पर भी उंगली उठाई। कहा, हमें टेक्नोलॉजी के अधिकार को सर्वाधिकार में बदलना होगा, तभी हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अलावा और वेटिकन सिटी के प्रमुख और सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से भी मिले। आपको बता दें, ये लगातार 5वां मौका था जब पीएम मोदी G7 समिट में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ होने वाली है। गोरखपुर मंदिर में बताया जा रहा है कि ये मुलाकात होगी। बीजेपी बनाम संघ विवाद के बीच ये मुलाकात जाहिर तौर पर बहुत ही अहम है। गोरखनाथ मंदिर में जाकर मिल सकते हैं मोहन भागवत। उनके साथ चुनाव नतीजों के बाद हो रही मुलाकात पर सबकी नजर बनी हुई है। आज गोरखपुर दौरे पर यूपी के CM योगी और मोहन भागवत भी गोरखपुर में मौजूद हैं और ऐसे में दोनों के बीच मुलाकात अहम होने वाली है। गोरखपुर की बैठक 16 जून तक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार RSS प्रमुख मोहन भागवत और CM योगी की मुलाकात पर सबकी निगाहें होंगी। और देखिए, चुनाव नतीजे सामने आए। बीजेपी और संघ के बीच नतीजों को लेकर जो रार मची, उस पर कल दिन भर सुर्खियां बनी रही। जी हाँ, इसकी वजह थी संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान। लेकिन चंद घंटों में इंद्रेश कुमार ने जो यू टर्न लिया है अपने स्टेटमेंट को लेकर के, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है। सवाल ये उठ रहे कि क्या संघ ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को पहले अहंकार पर नसीहत और बवाल मचने पर कुछ घंटे में अपने बयान का गजब अंदाज में शुद्धिकरण। संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का रुख चौंका रहा है। सवाल यह है कि अपने बयान पर इंद्रेश का यू टर्न संघ बीजेपी के बीच
डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति है। संघ ने जिस तरह इंद्रेश कुमार के बयान को अनऑफिशियल बताते हुए उससे पल्ला झाड़ा, वो भी यही इशारा दे रहा है। कांग्रेस इस पर भी चुटकी ले रही है। एनडीए की पार्टियां भी बोलने से बच रही हैं। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। इंद्रेश कुमार के बयान पर सियासी बवाल इसलिए मचा क्योंकि उनके बयान को सियासत से लेकर जनता के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की व्याख्या माना गया। नागपुर कार्यकर्ता सम्मेलन के 2 दिन पहले संघ प्रमुख ने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सेवक कहने का अधिकारी है। संघ ने इस पर भी सफाई दी है। कहा है कि मोहन भागवत की टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष या सरकार पर नहीं थी, संघ कार्यकर्ताओं पर थी। संघ बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच नजरें संघ की समन्वय बैठक पर है, जो 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच केरल के पलक्कड़ में होगी। इस बैठक में संघ के विभिन्न संगठनों के नेताओं के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी शामिल होंगे। देखना यह है कि इस बैठक तक डैमेज कंट्रोल की कोशिशें क्या मोड़ लेती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बनेगी उनकी। और देखिए, खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने भी बिना देर किए हुए पलटवार किया। क्या कहा गया है बीजेपी की तरफ से खड़गे के बयान को लेकर के आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। इंडिया गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। मोदी 3.0 सरकार का काम धूम धड़ाके से शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की खुशफहमी गई नहीं है। बहुमत का गणित तो दूर दूर तक नहीं बैठ रहा, लेकिन बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, ये उम्मीद बरकरार है। देखिए, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में जो अंतर है वो मात्र 30 सीटों का ही है। और इस जनादेश को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जनता ने भाजपा को एक नैतिक हार दी। कांग्रेस समेत इंडी खेमे की पार्टियों के नेता गाहे बगाहे यही बीन बजा रहे हैं। बीजेपी इसे बहुमत का अपमान बताने वाली सियासत ठहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेके चलना है। सदन में जितने लोग चुन के आए हैं सबका काम करना है, देश का काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। और विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो अब उसकी दुकानें कैसे चलेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि लोग और जनादेश ने मोदी जी को एक वोट दिया है, इतिहास बना है, सरकार स्थापित हुई है और मोदी 3.0 रफ्तार से काम कर रही है। बीजेपी एनडीए में सबका साथ सबका विकास का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर इशारों में ये भी गिना रही है कि कांग्रेस सपने देखने बंद कर दे। एनडीए खेमे में सांसदों की संख्या अब साल 2019 के आंकड़े यानी 303 तक पहुंच चुकी है। बड़ी सियासी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर तय नहीं हो पाया है नाम, क्योंकि यूपी में नेता प्रतिपक्ष और विधायकी से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव अभी तक नया नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पा रहे। हालांकि इस दौर में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत सरोज का सबसे आगे नाम चल रहा है, लेकिन चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के अखिलेश 2 सवालों के बीच उलझे हुए नजर आ रहे हैं। पहला विश्वास का और दूसरा सदन में शिवपाल अच्छे वक्ता नहीं माने जाते हैं, इसीलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो बड़ी खबर, कौन होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस पर अभी भी उत्तर प्रदेश में संशय बरकरार है। नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका अखिलेश यादव अब निभाने का मन बना चुके हैं, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है इस पर सबकी नजरें होंगी। आतंकी हमले हुए जम्मू रीजन में, अब आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कल हुए एनकाउंटर में एक जवान के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो सेना और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के बाद डोडा में बड़ा सर्च ऑपरेशन
जम्मू रीजन में आतंकी हमले के बाद सेना ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कछवा के बाद डोडा में सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना और पुलिस का ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो हाल के दिनों में जम्मू में जिस तरह अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक आतंकियों ने टारगेट किया है सुरक्षा बल के जवानों को और स्थानीय लोगों को भी, उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट मोड में सुरक्षा बल के जवान लगे हुए हैं। कई ऐसे इलाके हैं साग के गोले में तब्दील हो गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या यात्री वक्त रहते बाहर निकल पाए, कैसे साग पर काबू पाया गया, आपकी वजह क्या रही, देखिए रिपोर्ट में। एक बस हाईवे पर धू धू कर जल रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों का हुजूम इस जलती बस का वीडियो बनाने में लगा है। कन्नौज से आगरा जा रही रोडवेज बस देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। हाईवे पर जाम लग गया। मामला कन्नौज जिले के छिबरामाऊ कोतवाली क्षेत्र का है। जैसे ही आग लगी बस में हड़कंप मच गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दी। लोग किसी तरह खिड़की और दरवाजे से कूदकर बाहर आ गए और यात्रियों की जान बच गई। हालांकि लोगों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के तकरीबन आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक बस में 20 सवारियां मौजूद थीं। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार में एक बार फिर से देखिए ट्रेनों को निशाना बनाया गया। इस बार जयनगर से दिल्ली आ रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर कुछ उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और न सिर्फ कोच के शीशे तोड़े हैं बल्कि कई यात्री भी इसमें चोटिल हुए हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जयनगर से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस जब समस्तीपुर स्टेशन पर पहुंची तो उसके यात्री बेहद डरे सहमे हुए थे और यात्रियों के इस तरह से डरे सहमे होने की वजह थी पथराव। दरभंगा और ककरघट्टी के बीच कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस पथराव की वजह से ट्रेन के B6 समेत कई एसी कोच के शीशे टूट गए। यहाँ बैठे हुए थे मेरे बच्चे, शीशा टूट कर आगे बढ़ा है। हम जयनगर से आ रहे हैं। कहाँ घटना हुई? घटना दरभंगा और ककरघट्टी के बीच में हुआ है। इस पथराव की वजह से कुछ कोच के यात्रियों को चोटें भी आई हैं। पूरे कोच में कांच ही कांच बिखरा नजर आया। खिड़की के शीशे टूटने की वजह से कुछ लोगों की आंख में भी चोट आई है। लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद उन्हें मेडिकल मदद समस्तीपुर में आकर मिली। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? आँख में कर रही है, शीशा कर गया कुंडली। अब इतना हमें कैसे बताया? इलाज करवाना है इनका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली जा रही है, जयनगर से गाड़ी पकड़े दिल्ली जा रही है। समस्तीपुर आने पर पहले से ही मौके पर मेडिकल की टीम मौजूद थी और डॉक्टरों ने जिन कोच पर पथराव हुआ था वहां के यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया। देखिए उनके आंख में फॉरेन बॉडी है, अभी निकालने की जरूरत है उसको। हमारे तरफ से तो हमने रेफर कर दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट देखने। बाकी पेशेंट की मर्जी हम जिद तो नहीं कर सकते है ना। ट्रेन के टूटे हुए शीशों को शीट और टेप से बंद करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि ये पथराव किन लोगों ने किया है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। रही आम जनता अब आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। बीडी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जल संकट का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी को वहां के जो स्थानीय लोग थे जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे, उन्होंने उस अधिकारी को ही बंधक बना लिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। कई जगहों पर पानी की किल्लत से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। झारखंड के गिरिडीह का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ग्रामीण इलाकों में पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। शुक्रवार को गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने प्रशासन के एक अधिकारी को बंधक बना लिया। बाकायदा PHED के संवेदक के हाथ बांध दिए गए। यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक आ गई। 3 महीने से पानी का संकट झेल रहे ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि अधिकारी को 1 घंटे तक तपती गर्मी में हाथ बांधकर खड़े रखा गया। लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक भी टंकी में पानी नहीं चढ़ता, एक भी टंकी। अपवाद में भी एक टंकी है कि पानी चढ़ता हुआ सब बातें। कारण क्या हुआ? बोरिंग किया कम, पाइप भी दिया कम, मोटर लगा डुप्लीकेट, पाइप लाइनिंग जो किया ढंग से नहीं किया, पतला मोटा पाइप जैसे तैसे लगा दिया। सभी घर इसी टंकी पर आश्रित है। सरकार जल नल योजना लाया प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए कि गरीबों को पानी मिले, हर घर जल नल योजना। इन एक भी टंकी सक्सेस नहीं।
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का हल हो जाएगा। एक सोलर आंधी तूफान से गिर गया था, तो विगत 15-20 दिन से योजना बंद थी। बंद होने के कारण जो है थोड़ा ग्रामीणों में आक्रोश था और इस तरह वो उनको रस्सी से बांध कर रखा था। फिर जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ वहाँ पर गए, ग्रामीणों से बातचीत किए। कल तो सोलर लगाने वाला भी भाग गया। फिर हम आज पुनः रिक्वेस्ट किए हैं संवेदक से कि भाई जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित देश विदेश से गांदरबल जिले के तुलमुल्ला पहुंचे और मां के मंदिर में नतमस्तक हुए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। कड़ी सुरक्षा के बीच मेले का आयोजन किया गया। लोग बिना किसी डर के मां खीर भवानी मंदिर पहुंचे और पूरी श्रद्धा उत्साह के साथ इस मेले में शामिल हुए। दुनिया भर से पहुंचे हजारों कश्मीरी पंडितों ने माता का आशीर्वाद लिया और देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करता है। चिनार से ढके मंदिर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में इस उत्सव की रस्में निभाई और पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने पवित्र झरने में दूध और खीर चढ़ाई और दीप जलाकर सुख शांति की कामना की। एलजी मनोज सिन्हा भी मंदिर में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने वहां आरती की और घाटी में शांति और समृद्धि की कामना की। माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूं कि एक बेहतर इंतजाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं। इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं और मैं समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। इस मेले में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी पहुंची और कश्मीरी पंडितों को बधाई दी। हमारे पंडित भाई बहन है, कम्युनिटी है, मैं उनको खुद यहाँ आके विश करना चाहती थी। ज़ियत अर्टिम, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। और मैं यहाँ प्यार का पैगाम लाई हूँ, इंसानियत का पैगाम लाई हूँ, बिकॉज आप जानते हैं कि कश्मीरियत हमारा कॉम्पोजिट कल्चर इज एवरीबडी एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो। सो दैट वाज माय मैसेज। कश्मीरी पंडितों का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ की देवी को कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी मानते हैं।